आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापाना सती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ रही हैं, जो एक बहुत ही सुंदर किताब द विजडम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बाय पीटर सरटोरी का स्वाध्याय कर रही हैं और आज उसका डे 3 होगा। उससे पहले हम एक 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करेंगे, जो आज हमें दिव्या ज्योति करवाएगी। तो दिव्या जी, वेलकम। थैंक यू मैम। आत्मवंदन सभी को। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम ध्यान करेंगे माता ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप के साथ। कथा कहती है कि जब माता पार्वती ने शिव को देखा तो उन्हें प्रेम हो गया एंड वो शिव को चाहती थी, लेकिन सबने उन्हें बोला कि तुम एक साधारण राजकुमारी हो, वो देवों के देव महादेव हैं। यहाँ तक कि शिव जी ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो माता पार्वती ने संकल्प लिया कि ठीक है, अगर मुझे शिव नहीं मिल सकते तो मैं अपनी सांसों को ही शिव को अर्पण करती हूँ। एंड वो संकल्प लेकर एक जंगल में पेड़ के नीचे सब कुछ त्याग करके और जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गई संकल्प लेकर कि अब आंखें तब तक नहीं खोलूंगी जब तक खुद शिव मेरे सामने प्रकट नहीं होते। तो आइए आज हम माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेंगे और उन्हीं की तरह हम भी अपनी श्वासों को शिव चरणों में समर्पित करते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी आप सब भी अपनी आंखें बंद कीजिए, बहुत ही सहज रूप से, और फिर शरीर को अपना काम करने दीजिए। मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं और जैसे जैसे आप श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे विचारों की गति कम होती जाएगी। ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे माँ पार्वती कर रही थी कि उनकी आने वाली श्वास जो उन्हें आ रही थी वो शिव का प्रेम था, वो शिव जी का प्रसाद था। हमारी श्वासें भी उस परमपिता शिव की का आशीर्वाद है और हमारी जाती हुई सांस उनके प्रति हमारा समर्पण, उनके चरणों में हमारा एक पुष्पांजलि, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति धन्यवाद का भाव है। तो अपनी सांसों की माला के साथ हम स्वयं को शिव चरणों में सरेंडर करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं केवल अपनी श्वासों पे। हमें नहीं रोकना किसी विचार को, विचार भले आ रहे हैं लेकिन हमें ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे केंद्रित करना है और विचार अपने आप विलुप्त हो जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत दिव्य है। उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी है, गले में रुद्राक्ष है, पुष्प की माला है और वो भी बस बैठी हुई है एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके, प्रकृति की सुंदरता में विलीन। स्वयं प्रकृति उनकी रक्षा भी कर रही है।
हम सब भी आज माँ के दिव्य सानिध्य में हैं, उन्हीं के साथ बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं और शिव चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपनी सांसें समर्पित कर रहे हैं। आसपास से आने वाली कोई भी आवाज हमारे ध्यान में विघ्न नहीं बन रही, बल्कि हमें और गहरे ध्यान में उतरने में सहायता कर रही है। हर एक आती हुई श्वास के साथ अपने हर एक अंग में, हर एक सेल में शिव कृपा का अनुभव कीजिए, उनके प्रेम का अनुभव कीजिए, जैसे माँ ने किया था। बस शिव प्रेम से भरने दीजिए शरीर के कण कण को। सांसों की गति को हमें कंट्रोल नहीं करना, वो उसे अपना काम करने दीजिए। जैसे भी वो चल रही है, उसकी अपनी गति है। गति भी ऐसी है जैसे कि शिव जी स्वयं नृत्य कर रहे हैं। हर एक कण उनकी दिव्य ऊर्जा से, उनके प्रेम से भर रहा है। और हर एक जाती हुई सांस उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके चरणों में धन्यवाद है कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये मनुष्य जीवन दिया, उन्हें प्राप्त करने का एक गोल्डन चांस दिया। आदि शक्ति का द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी प्रकृति है, हमारे शरीर का आधार है। और शिव ही तो है जो हमारे प्राण है, हमारी श्वास है। श्वास ही शिव है। जब हम एक गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो शिव शक्ति का मिलन हमारे शरीर के भीतर ही होता है और हम हमारे कण कण को उस निस्वार्थ दिव्य प्रेम से भर देता है। महसूस कीजिए।
मन का हर एक विचार, शरीर का हर एक कण, सब कुछ शिव शक्ति को समर्पित है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम शिव प्रेम से भर रहे हैं, अपनी सांसों के प्रति सजग हो रहे हैं, हमारे शरीर का हर एक अंग रिलैक्स हो रहा है। जैसे कि बहुत लंबी यात्रा करके थके हुए इंसान को आखिरकार घर मिलता है, तो वो रिलैक्स होता है घर आकर। हमारा शरीर भी इतना रिलैक्स हो रहा है और इतना प्रेम अनुभव हो रहा है कि स्वतः ही हमारे चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान, माँ ब्रह्मचारिणी की तरह हमारे चेहरे पर भी एक दिव्य मुस्कान तैर गई है, क्योंकि हम अनुभव कर पा रहे हैं श्वासों के रूप में हमारे ऊपर बरस रही शिव कृपा को। वो हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है, हमारी श्वास के रूप में। प्रकृति द्वारा दिया गया ये शरीर शिवालय ही तो है। हर एक आती हुई सांस ऐसी है जैसे कि शिव जी हमें सहला रहे हैं, हमें प्रेम जता रहे हैं, हमें प्रेम कर रहे हैं, हमें गले लगा रहे हैं। और जाती हुई सांस हमारा उनके प्रति समर्पण। कोई भी विचार ऐसा नहीं जो शिव और हमारे बीच की बाधा है। सब कुछ शिव के चरणों में ही अर्पण है।
बस कुछ क्षण और फिर हम माँ से विदा लेंगे। आखिरी के ये कुछ क्षण हम उनकी ऊर्जा को, शिव जी की ऊर्जा को अपने अंदर भर लें। फिर धीरे धीरे हम उनसे विदा लेंगे। लास्ट 2 मिनट्स। जैसे किसी मुरझाए हुए पौधे को पानी देते ही वो वापस खिल जाता है, हमारे थके हुए दिमाग, हमारा थका हुआ शरीर आज शिव का प्रेम पाकर नाच उठा है, कमल के फूल की तरह खिल गया है, उनके प्रेम से भर गया है, उनके आलिंगन को अनुभव कर रहा है, शिव शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव कर रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए लास्ट 1 मिनट। विदा लेने का मन नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी है, तो कल फिर से उनसे जुड़ने का वादा देकर और उन्हें धन्यवाद देते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से वापस जागृत अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही कोमलता के साथ, जैसे एक नवजात बच्चा पहली बार अपनी आंखें खोलता है, उसी मासूमियत के साथ हम अपनी आंखें खोलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दिव्या, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू दिव्या। थैंक यू एवरीबॉडी। मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो थैंक यू दिव्या। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू एवरीवन। बहुत सुंदर। जी, मैंने फर्स्ट टाइम कराया तो कोई गलती हो तो आई बहुत एम बहुत सॉरी। सुंदर। आपकी थैंक यू आवाज दिव्या। उसके बहुत अच्छा गान था। अच्छा। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से कराए। थैंक यू। वेलकम वेलकम पूनम जी। आत्मवंदन ध्यान नेपाल ग्रुप में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार। ओवर टू यू पूनम जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आप मुझे आप नहीं, अभी नहीं बनी, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट जी करती जी हूँ। हाँ। बहुत प्यार से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोग ध्यान से जुड़े,
मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे आई थी तो मैं ध्यान नहीं कर सकी। और सबसे पहले I express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahavtar Babaji, Lahiri Mahashaya ji, Swami Shri Yukteswar ji, and my dost and guru Paramhans Yoganand ji, और हम सब के प्यारे बाबा सुभाष पत्री जी। I also express my gratitude to Santosh ji for giving me this opportunity, और आप सभी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स को जो कि इस स्वाध्याय को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो हम लोग एक बहुत ही अगर हम कहें एक एक्सपीरियंस लेने वाली बुक की जो विजडम है, उसकी जो लर्निंग है, हम उसको आपस में शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। हम उसको समझ रहे थे, हमने फर्स्ट सेशन में ये समझा था कि किस तरीके से जो राइटर हैं डॉक्टर पैनी सरतूरी, उनके दिमाग में कैसे आइडिया आया और उन्होंने कैसे इसके ऊपर इतना रिसर्च किया और इतनी खूबसूरत बुक को लिखा। फिर हमने अपने जो पिछला हमने सेशन किया था उसके अंदर हमने ये देखा था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मतलब कि मोस्टली लोगों ने क्या क्या बताया है कि जब उनके साथ ये अनुभव होता है तो ऑन एन एवरेज ये किया गया है कि हाँ हमें ये दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, तो उसमें काफी चीजें कॉमन निकली हैं। तो वो हमने एक लिस्ट आउट करके समझा था। आज हम, क्योंकि ये बुक एक्सपीरियंस लेने वाली है, इसको बार बार मैं क्यों इतना स्ट्रेस देती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि इस बुक की विजडम ऐसी है कि यदि आप इसको सुनते हुए आप इसको अनुभव करना शुरू करेंगे ना तो ये आपके अंदर चली जाएगी। मतलब इट इज नॉट लाइक दिस कि एवरी टाइम यू हैव टू ओपन दिस बुक एंड देन यू हैव टू मेक इट आउट, ओ मैं क्या पॉइंट भूल गया या भूल गई। ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव करने की बुक है। तो आज हम इसके अंदर क्या समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जिन लोगों को ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब वो एक्सपीरियंस से बाहर आते हैं तो फिर उसके बाद का उनका जीवन कैसा हो जाता है। देखिए आजकल हम जिस टाइम पीरियड पे हैं, तो यहाँ पे जब हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बातें कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 50% लोगों को ये बातें समझ में आती हैं, वो इसको मानते भी हैं। और बाकी 50 जिनको नहीं कभी सुना, जैसे जैसे वो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पे इतना रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है कि अब लोग उसके साथ अपने आप को रेजोनेट करने लगते हैं एंड दे हैव सम ग्रॉस आइडिया, ओ व्हाट दिस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आर ऑल अबाउट। दे कैन हैव दिस ग्रॉस आइडिया, बट जस्ट थिंक इट ओवर। वो समय जब कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, कहीं पे इस बात को खुल के बोला नहीं जाता था, तो आप सोचिए ना वो किसी को एक्सपीरियंस बता पाते थे, और उस एक्सपीरियंस के बाद उनके खुद के जीवन में जो चेंजेस आते थे, आप सोच के देखिए कि उन लोगों का कितना एक लड़ाई रहता होगा खुद से, when no one is there to understand you, when no one is there to listen to you, और आप उस चीज को अनुभव कर रहे हैं, अगर आप बताते हैं तो कोई मजाक उड़ा लेता है, कोई उसको किसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर बोलने लग जाता है, पता नहीं इसको तो कौन सी दुनिया की चीजें कनेक्ट होने लगी हैं, अरे इसको तो किसी ओझा को दिखा दो, इसके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं हो गया। तो आप सोच के देखिए कि उस पर्सन के जीवन पे कितना ज्यादा इसका असर पड़ता है। तो राइटर ने इस चीज को भी अपनी रिसर्च में कैलकुलेट किया, जब उनको लोग मिले तो उन्होंने उनको बताए। फिर धीरे धीरे जब लोग खुल के इनके पास आए, जब लोग कई आर्टिकल्स पढ़ते थे कि सो एंड सो पर्सन इज डूइंग रिसर्च ऑन दिस थिंग, वो खुद से इनको कांटेक्ट करते थे, वो बताते थे हमने तो ये बात अभी तक किसी को बताई नहीं, और इसके बाद हमारे जीवन में ये चेंजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर भी कलेक्ट करके उसको इस बुक में डाला हुआ है। अब ये हमें समझ में आ गया कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। आई मीन ऐसा है कि जीवन में बहुत चेंज आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि उस बात को अपने तक रख के, उस चेंज को अपने अंदर अनुभव करके, उस एक सो कॉल्ड, अगर मैं बोल दूं कि भाई जिसको ये एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं रहा, और उसको इस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को रख के उसको सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी में रहना, जस्ट आप थिंक इट ओवर। आज तो ये स्वाध्याय हो रहा है एंड क्रेडिट गोज टू दिस कोरोना
कि ये चीजें हो रही है। अदरवाइज कोई इंसान ये बुक पढ़ेगा भी तो उसको कंफ्यूजन भी आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं किससे नहीं करूं। वो ये बता रहे हैं कि सब लोगों ने बताया कि इसके बाद का जीवन हमारा इतना इजी नहीं रहा, हमारे को इसमें बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। क्यों डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा? क्योंकि लोग इसको सुन लेते थे लेकिन लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं करते जो हमने किया होता है। दैट्स द ओनली रीजन फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ आई एम गिविंग सो मच ऑफ स्ट्रेस। जस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस स्वाध्याय। इसको एक्सपीरियंस कीजिए, इसको महसूस कीजिए। इसको महसूस करते करते आपके गूज़बम्प आने चाहिए, आपके अंदर एनर्जी में आपको फील होना चाहिए, ओ मेरी एनर्जी कैसे कहाँ इंक्रीज हो रही है और कहाँ मेरी कम हो रही है। क्योंकि जिनको ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो ये सब सफर करके आए हुए हैं। तो वो बताते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं इस एक्सपीरियंस के बाद हमारे जीवन में बहुत ही खूबसूरत, जैसे बोलते हैं ना, ट्रांसडेंटल चेंज आता है। बहुत ही एक एक ऐसा परिवर्तन आता है इस जीवन में जो हमको सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों में नहीं लगता। जैसे कुछ भी अभी वो हम देखेंगे आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को जीवन में लाने के लिए पहली चीज हमारे में एक्सेप्टेंस नहीं होती है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इस चेंज को मैं अपने जीवन में लाऊं। बट वंस यू हैड दिस एक्सपीरियंस वो अपने आप आपकी आत्मा में आ गया। हाँ, अब ये स्ट्रगल हो गया कि हमें नॉर्मल लोगों के साथ रह के उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर कैरी करना है। काफी लोगों ने ये बताया कि इस एक्सपीरियंस के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हुई हैं। इतनी ज्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई कि डिवोर्स तक काफी केसेस जो हैं वो देखे गए हैं कि जिनमें से किसी भी एक पार्टनर को याद आता है, अब दूसरा उसको समझता नहीं है। जिस पार्टनर को एक्सपीरियंस होता है उसका माइंडसेट, उसकी एनर्जी, उसका सोचने का तरीका, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए, एक पार्टनर एकदम बदल गया है और दूसरा जो जैसा था वो वैसा ही है। वो सोचेगा ऐसे कैसे हो गया, एक रात रात में ही ऐसे कैसे हो गया। वो उसको किसी भी नेगेटिव वे में ले सकता है कि हो सकता है ये जानबूझ के मतलब मेरे को सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है या ये प्रूव कर रहा है कि आई एम वेरी नॉलेजेबल। इट कुड बी एनीथिंग। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत हुए हैं और डिवोर्स के जो है केसेस वो काफी ज्यादा इसके अंदर जो है वो पाए गए हैं उनकी रिसर्च के अंदर। तो उन लोगों ने 2006 के अंदर ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का एक रिट्रीट किया और वहां पे जितने भी लोग आए उन्होंने ये एट लास्ट उसका निचोड़ निकाला कि 6 तरीके के चैलेंजेस होते हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले लोगों को फेस करने पड़ते हैं अपने जीवन में। ये 2006 की बात कर रही हूँ, उस रिट्रीट की बात कर रही हूँ, ये मैं हमारे राइटर की रिसर्च की बात अभी नहीं कर रही। तो उन लोगों ने वो क्या भाई चैलेंजेस नोट किए। तो उन्होंने बोला कि उनकी जो रियलिटी होती है उसमें बहुत ही मेजर शिफ्ट आता है, उसकी प्रोसेसिंग एक चैलेंज है। आप अभी तक मैं ऐसी थी, कुछ ऐसा इवेंट हो गया 1 और 2 दिन बाद मेरा एकदम अपलिफ्टमेंट हो गया, मैं एकदम मटेरियलिस्टिक दुनिया से निकल के मैं कुछ स्पिरिचुअल वे में बातें कर रही हूँ, मैं अपनी नौकरी को कहती हूँ मुझे नहीं करना है। तो आप सोच के देखिए उस चीज को मुझे भी तो प्रोसेस करना कितना मुश्किल लगेगा। अरे व्हाट वेंट रॉन्ग विद मी, आई डिड सो मच ऑफ एफर्ट टू फाइंड दिस जॉब, मैंने अपने आप को पढ़ाई में इतना ऊपर किया, कुछ भी किया, पर आज मैं कहती हूँ ये सब छोड़ दो, ये मुझे क्या हो रहा है ना। तो ये देखिए हमारे अंदर जो बॉडी और सोल है, जो माइंड और इंटेलेक्ट है, जो हमारी विजडम है, जब वो यूं होगी तो देखिए उसको प्रोसेस करना कितना मुश्किल होता है। एंड देन एक्सेप्टिंग द रिटर्न टू लाइफ। आप सोचेंगे अरे जीवन तो वही का वही है, जीवन वही का वही है, लेकिन आप जिस डायमेंशन को, जिस एक्सपीरियंस को लेकर आए हैं और उसको लेके अब इस डायमेंशन में इस फ्रीक्वेंसी के अंदर रहना, तो आई कैन वी ऑल कैन अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। उसको एक्सेप्ट करना, वो अब उस जीवन में दोबारा आके उस चीज को एक्सेप्ट करना। आप सोचिए ये कितना, ये तो वही बात हुई कि आपका लेवल देखकर आपको स्कूल से उठा के कॉलेज में डाल दिया गया और फिर 3 दिन बाद कहते हैं नहीं अब तो आप वही 6th क्लास में जाके बैठ जाओ। तो बंदे को कितना वो लगेगा, यार मैं समझ सकता हूँ, मैं उस लेवल की बातों को समझ सकता हूँ, एंड अगेन आई एम बैक टू स्क्वेयर वन। तो एक ये भी चैलेंज रहा। शेयरिंग द एक्सपीरियंस, शेयरिंग द एक्सपीरियंस तो इतना ज्यादा है कि कई बार ये हम लोगों को भी जिनको ये एक्सपीरियंस हुए हुए हैं, हम में से किसी ने ये बातें शेयर नहीं करी हुई है। ऐसा लगता है नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। और अगर किसी से बात करते हो, करो भी, शुरू भी करो,
तो वो बंदा ऐसे लुक्स देने लग जाता है कि अरे भाई तू मुझे कहानी सुना रहा है, मेरे को नहीं सुननी तेरी ये कहानी। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। एंड देन whatever spiritual values you taste during that near death experiences and whatever earthly expectations are there, जो आप उस अनुभव को करने के बाद जो एक आध्यात्मिक रूप से जिन वैल्यूज को, जिस विजडम को आप समझ लेते हो, और जब हम इस धरती पे आते हैं तो यहाँ पे तो देखिए ना, हमारे को तो अर्थली एक्सपेक्टेशन के साथ ही जीवन निकालना है। इन दो एक्सट्रीम चीजों को इंटीग्रेट करना अगेन इट्स अ बिग चैलेंज, अगेन इट्स अ बिग चैलेंज कि उसको क्या करेंगे। उन्होंने एक ये भी ढूंढा, फिर उसके बाद उन्होंने 5वें नंबर पे ये देखा कि ये लोग हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल गिफ्ट्स आ जाते हैं इन लोगों के पास नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद। इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ। आपको किसी भी उम्र में आपको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो, उसके बाद एक लीप आता है और जबरदस्त सुपर नेचुरल गिफ्ट्स जो होते हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं कि वो पर्सन खुद ही नहीं समझ पाता। कभी कभी अपनी एज की मेच्योरिटी की वजह से, कभी कभी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह से, कभी कभी घर में कोई है ही नहीं, हम किससे बात करें, कोई समझता ही नहीं होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको कोई समझता नहीं है। लेकिन उनका सेंसिटिविटीनेस इतना बढ़ जाता है और इतने ज्यादा वो सेंसिटिव बन जाते हैं, सामने वाला सोच क्या रहा है वो भी पता चलने लग जाता है। सामने वाला आपके सामने नहीं है, आप उसके बारे में सोचते हो, आपको पता चल जाता है कि वो बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है। मतलब इतने ज्यादा हमारे अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है। एंड देन फाइंडिंग एंड लिविंग वंस पर्पस, एक ये भी चीज होती है, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस करके आ जाते हैं, अब यहाँ आते हैं तो फैमिली आपको वैसे ही देख रही है, ओ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट बच्चा, तुझे ये भी करना है, तुझे वो, हम अपने घर का एनवायरनमेंट देते हैं, ओ मेरे घर में सब कितने पढ़े लिखे हैं, मेरे डैड किस पोस्ट पे काम, अच्छा मुझे भी ये लेना है। हम उस चीज में रहेंगे, पर कभी कभी मन में लगता है इज इट माई पर्पस, इज इट माई पर्पस। तो एक ये चीजें उन्होंने ढूंढी। जब इन्होंने, हमारे राइटर ने, डॉक्टर पैनी ने जितना अपना रिसर्च करा तो उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद आपको बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ही होंगे, आपको कुछ अनप्लेजेंट आफ्टर इफेक्ट भी पड़ता है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, टू मेक अवर स्वाध्याय मोर क्लियर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको 2 पार्ट में डाल रही हूँ। अनप्लेजेंट वाले थोड़े से समझ लेते हैं और फिर हम प्लेजेंट वालों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अनप्लेजेंट के अंदर उन्होंने ये बताया है कि कुछ हमारे को नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट मिलते हैं, यानी कि उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद कुछ नकारात्मक असर हमें देखने को मिलता है। लोगों में बहुत ज्यादा पर्सनल डिस्ट्रेस आ जाता है, बहुत पर्सनल डिस्ट्रेस आएगा आपको ये इवेंट होने के बाद। अब क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, वी ऑल आर सोशल एनिमल, वी सीक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स। हमारा दिल करता है कि दूसरे लोग हमारे को एक्नॉलेज करें, हाँ ऐसा होता है, देखो है तो हम सोशल एनिमल ही। अब हमको एक्सपीरियंस हो गया, सामने वाला हमारा मजाक उड़ाए या इरिटेट हो या कुछ भी तरीके का लगे, तो कुछ समय के बाद अगर हम उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वो डिवोर्स केसेस इतने मिले हैं। उसका रीजन ही ये है, डिस्ट्रेस लगता है, गुस्सा आता है कि मैं एक सत्य की बात कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर या जो भी मेरे फैमिली मेंबर भी है वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो सत्य को नहीं समझ रहे हैं। तो एक इससे हमारा डिस्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर वो जो लोग होते हैं, जब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होता है, खासकर अगर उनको चाइल्डहुड में होता है, तो वो उस स्थिति पे दोबारा 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 जाना चाहते हैं, दोबारा दोबारा जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी, कि ये चीज हुई उनको समझ नहीं आई, उनको समझ नहीं आई। एक दो से बात करे, वो बोले हाँ ऐसा तो था, हम वहां पे ऐसा हो रहा था, लेकिन आप उस समय इस कंडीशन में नहीं थे कि आप इस बात को समझ सकते, आप छोटे थे। तो ऐसा बोला गया कि नहीं आपको ड्रीम आया होगा, तो उसको ड्रीम लेके ही कैरी किया। एंड मैं कहूंगी आई एम ब्लेस्ड, उसको ड्रीम लेके ही कैरी किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे अंदर लड़ाई नहीं हुई, मेरे अंदर लड़ाई नहीं हुई। बट एज एंड व्हेन जो मैं चेंजेस देखती रही, जो चीजें होने लगी, जो सुपर नेचुरल गिफ्ट मिलने लगे,
जो वो सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, अगेन घर में कोई नहीं है, किसी से बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो वो करते करते वो जो 13 की एज में वो जो गुरुजी के साथ फिर कनेक्शन हुआ, तो फिर उन्होंने ही उस चीज में मेरे को हैंडल करना सिखाया, है ना। और ये चीज एक होती है, बचपन में हो जाए तो ये बहुत एक मुश्किल रहती है। वो बच्चा कहेगा मुझे बार बार वो चीज एक्सपीरियंस करनी है, राइट। एंड समटाइम्स पीपल फील isolated. Why? When no one is there to listen you, when no one is there to understand you, तो अकेलापन तो लगेगा भाई, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, कोई मिलता ही नहीं है, किससे मैं बात करूं, मेरे तो बात को कोई ले ही नहीं रहा है, तो वो लोग कुछ डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स एक बच्चे को, एक अगर बचपन में आपको ये एक्सपीरियंस हुआ हो, और यदि यूनिवर्स आपके ऊपर अपनी ग्रेस रखता है, और वो किसी भी फॉर्म में आपके पास कोई डिवाइन एनर्जी भेज देता है, तो आप का ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपके जीवन में बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अपलिफ्टमेंट लाता है। एंड आई कैन वाउच ऑन दिस with my own experience. I can vouch on this how effective near death experiences are. लेकिन वही बात, अगर वो चीज हमें नहीं मिलती है, तो हमारा जो है, काफी लोगों का, उन्होंने इसको जो है वो डिप्रेशन में भी जो है वो देखा गया है। अब यहाँ पे एक केस का मैं आपको वो बताना चाहूंगी, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट, हमें कैसे नकारात्मक असर मिलता है, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जो जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया, वो बता रहे हैं कि जो मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुआ था, कहते उसका मुझे इतना नकारात्मक असर पड़ा। आई वॉज डूइंग माई बीए ऑनर्स, मैं स्पोर्ट्स स्टडीज में कर रहा था, लेकिन जब मैं आया तो मेरे को नहीं करना। अब वो स्पोर्ट्स स्टडीज करते हैं तो उसमें तो सिखाते हैं कंपटीशन, आपको जीतना है। तो वो बोले मुझे लगा कि ये कॉम्पिटिटिवनेस तो बड़ी पॉइजनस चीज है, ये आप में दुश्मनी का भाव डाल देती है, मतलब नेगेटिव चीज डाल देती है। एंड दैट पर्सन वाज लाइक नो, दीज ऑल थिंग्स आर आर्टिफिशियल, मेरे को ही नहीं करना, मेरे को ही नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बीच में छोड़ दिया। उसके बाद उनको एनएचएस में, नेशनल हेल्थ सर्विस में उनको जॉब मिल गई। अब जॉब मिल गई तो हम जब कोई काम करते हैं, तो ठीक है, हम उसमें अपना दी बेस्ट देते हैं, वी इन्वॉल्व अवर सेल्फ इन अवर जॉब। बट दैट पर्सन, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंसेस, वो बहुत ज्यादा उसमें चले गए, तो वो बहुत ज्यादा बर्न आउट होता था, एग्जॉस्ट हो गए, थक गए। जैसे हर कोई आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी वो ले रहा है, तो वो बोले मुझे इतना ज्यादा बर्न आउट होता था, इतना ज्यादा होता था, क्योंकि वो बुजुर्ग लोगों के तो बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अगर हम भाई बॉडी लेवल पे देखें, है ना, हर चीज में। लेकिन वो इतना करने लगे कि उनको बर्नआउट बहुत होने लगा। वो बोले मैं पूरी तरीके से कोशिश करता था, कोई बीमार है तो जरूरत से ज्यादा इसको भी तकलीफ ना हो, किसी कैसे मैं इसको दी बेस्ट वे में सुकून दे सकूं, वो ये करते थे। अब उन्होंने क्या करा कि कहते हैं मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, औरों के लिए, औरों के लिए, औरों के लिए। मैं तो यहाँ पे भी कहूंगी आई एम ब्लेस्ड इन दिस वे, ये चीज भी इतनी थी। एंड देन दैट टाइम गुरुजी स्टॉप्ड मी, गुरुजी स्टॉप्ड मी, एंड आई टुक सो मच ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड टू चेंज माई सेल्फ। बोले बीइंग अ गिवर इज वेरी गुड थिंग, बट यू आर लूजिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने को खो दोगे तो आप अपना पर्पस खो दोगे। तो इसी तरीके से इनके साथ क्या होने लगा, ये इतना औरों का करने लगे कि इन्होंने बोला कि जब मैं 40 साल का हुआ, तो आई रियलाइज आई हैव वेरी लिटिल ऑफ माई सेल्फ। मेरा तो मतलब कुछ जैसे रहा ही नहीं, हुआ ही नहीं। एंड देन दिस पर्सन वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में चले गए, वो इतने ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चले गए, और हर समय उनको होता था ओ आई हैव टू गो बैक टू दैट प्लेस, मुझे उसी जगह जाना है जो उन्होंने एक्सपीरियंस में अनुभव लिया, मुझे वहीं जाना है, मुझे यहीं जाना। तो वो बोले कि मेरे अनुभव के अगर आप बात करें, तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या बना देता है, मिसप्लेस्ड पर्सन, यानी कि मैं सही जगह पे नहीं हूँ। ये बहुत जरूरी होता है अपने आप को बैलेंस्ड रखना। हमने कई बार ये बातें करी हैं कि हमारा जो ये संसारिक जीवन है और जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें बैलेंस होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, है ना। लेकिन जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या जो हमारे को एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, उसमें भी और फिर जीवन के अंदर भी हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो वो इस बैलेंस को
बिल्कुल नहीं कर सके, बिल्कुल भी नहीं कर सके। तो उन्होंने अपने अनुभव से ये बोला कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद से कुछ चीजों में अपने जीवन में, कुछ कंडीशंस में, सिचुएशंस में बहुत स्ट्रेंथ मैंने फील करी, और कुछ के अंदर मैंने अपने अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करी। तो वो बोलते हैं कि आप अपने आप को ये मत सोचना कभी भी कि वाह ये तो बहुत ही वंडरस चीज है। ये वंडरस चीज तब बनती है अगर आप उसको बैलेंस्ड वे में हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक, अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा एक अनप्लेजेंट था, जिसमें हमने डिस्ट्रेस की बात करी, जिसमें हमने बूट ऑफ डिप्रेशन की बात करी, जिसमें हमने यह समझा कि हम अपने आप को एज मिसप्लेस्ड पर्सन फील करते हैं। आप बहुत आइसोलेशन में चले जाते हो। वो कहते हैं ना, अति सर्वथा वर्जित। आप हर चीज को एक्सेस करने लग जाओगे, जरूरत से ज्यादा सेवा भाव आ गया या कुछ भी आ गया, बट एट द एंड ऑफ द डे हम भूल जाएंगे मैं अपनी यात्रा पे आई, मेरे को मेरा सोल का भी तो बढ़ोतरी करना है। तो वहां पे उन्होंने अपने आप को बड़ा लॉस्ट फील किया। तो ये हमने बात करी जो उनको थोड़ा सा जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस की बात करें। ज्यादातर क्या होता है, बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज्यादातर प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो आप के जीवन में आपके साथ सदा बने रहते हैं। एक ये बड़ी मजे की बात है, जब आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद का जो पॉजिटिव चीज होती है वो आपके साथ हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। आप उसको अपने जीवन में अप फ्रंट पे आने दें या ना आने दें, बैक ऑफ द माइंड इट विल बी ऑलवेज देयर, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द टाइप ऑफ बेनिफिट्स। वो आपको सारे उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा मिलेगा। तो अभी जितना टाइम है उसके अंदर मैं जितने करा सकती हूँ वो हम कर लेंगे। बाकी फिर ठीक है संतोष जी, हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पता है क्या है, वो सत्य जिससे हम सब भागते हैं, वो सत्य जिसके लिए हम ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं अब मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया, अब मुझे इस बात का डर नहीं है, बट स्टिल वी ऑल, मोस्टली पीपल आर फाउंड विद फियर ऑफ डेथ। वो एक भय रहता है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस का सबसे प्लेजेंट एक जो आफ्टर इफेक्ट है वो क्या है, देयर विल बी नो फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ क्यों रहता है आपको पता है? अगर हम जब छोटे भी थे, हमने घर में, अपने घर में किसी की भी, जो भी है, अपने नाना नानी दादा दादी या किसी भी, हमने किसी का भी मृत्यु देखा, तो हमको किसी ने उसका रियल मीनिंग नहीं सिखाया। हमने सबको रोते हुए देखा, हमने उस बॉडी को देखा, हमको लगा ओ ये तो मेरे नाना जी थे, मैं तो नाना जी के घर कैसे जाती थी, अरे मेरे नाना जी चले गए, ओ सब रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। दैट इज वेरी बैड थिंग। हम क्या सुनते हैं जाने अनजाने बचपन में, हाय क्यों चले गए भाई, मम्मी को, मेरे पापा क्यों चले गए, क्यों चले गए, बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। तो हमारे को क्या फीड हो गया, उन्होंने हमारे दिमाग में नहीं डाला, लेकिन समाज के बिलीफ सिस्टम ने नोइंगली अननोइंगली क्या डाल दिया, ओ दैट इज वेरी स्केरी। हम छोड़ के चले जाते हैं, हमने किसी से सुना ही नहीं, चलो जी वो अपनी आगे की यात्रा पे गए, वो अपना संसार में अपना काम पूरा करके गए, हम नहीं सुने हैं। तो हमारी मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, ओ डेथ इज अ वेरी फियरफुल इवेंट। अरे जी बड़ी कोशिश करी, बड़ी सेवा करी, बड़ा खर्चा किया, कुछ नहीं मिला, वो हमें छोड़कर चले गए। तो हमको ये डर लगने लग जाता है। ये डर किसी ने डाला नहीं, उन्होंने भी सिस्टम में यही सीखा हुआ था, उन्होंने भी सिस्टम में यही सीखा हुआ था। और अब क्या आ गया, डर आ जाता है, किसका, मृत्यु को लेकर। मृत्यु बहुत बुरी चीज है, किसी ने बताया है ही नहीं। ये तो टाइम पीरियड पे आप आए हुए हैं, जो भी इसके स्पिरिचुअल वेज हैं या जो सत्य है वो किसी ने बताया ही नहीं। और सबसे बड़ा सत्य हमारे जन्म के समय हमारे सोल प्लान के साथ क्या आता है कि वापस कब आएंगे वो हमें मालूम है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वही बॉडी लेवल पे चले जाते हैं तो भूल गए। क्या आ गया, मृत्यु का भय आ गया हमारे अंदर। अब वो बोलते हैं कि जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला डेथ इज नथिंग टू फियर। सच में डेथ इज नथिंग टू फियर, इट इज सच अ ब्यूटिफुल इवेंट। हमको लगता है कि ये बहुत वो है, हमको
बताया ही नहीं गया कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए या हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए इस चीज के लिए। अगर हम बोलेंगे भी तो कोई कहेगा, ओहो ये कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसी बात मत करो, जीने की बातें करो, है ना। लेकिन उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस देखे तो उन्होंने ये बताया कि when it is their time to die, जब उनका मृत्यु का समय आया, then death will not be anything to be afraid of। जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे डरा जाए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सोचते हैं। वो बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके ऊपर यहाँ पे इसको समझने के लिए एक केस सुनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें लगेगा हम बात कर रहे हैं। हम एक अनुभव को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अनुभव उन्होंने बताया जब, अगेन उनका नाम नहीं उन्होंने बताया, 49 की उनकी एज थी। तो वो बोले 1985 की बात है, गर्मियों के दिन थे, तो उनको एक हार्ट अटैक आया। एक हफ्ते के बाद उनको दूसरा हार्ट अटैक आया और एक हफ्ते के बाद उनको तीसरा हार्ट अटैक आया। तो थर्ड के टाइम पे जब वो उनका जो भी इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर्स, एंड वो तो उस समय होश में नहीं थे, तो वो बोले हमें क्या, मेरे को एक डार्क टनल दिखी। हमने बात करी थी ना कहीं को टनल दिखी है, तो वो बोले मुझे डार्क टनल दिखे और उसके एंड में प्रकाश ही प्रकाश था। एंड दैट प्रकाश वाज वॉकिंग टूवर्ड्स, मतलब वो ऐसे मुझे लगा कि मेरे पास आ रहा है। एंड देन वो बोले कि मैं उस टनल में से निकली और एकदम मुझे सनलाइट दिखी, सूर्य का प्रकाश दिखा। फिर वो बोले मैं एक ऐसी जगह पे लाइक चले जहां पे क्या था, बड़ी खूबसूरत घास थी और आसपास बड़े अच्छे अच्छे फूल भी दिखे। तो वो बोले मेरे को इतनी संतुष्टि मिली एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज एकदम कंटेंट, संतोष में। और देखिए हम संतोष जी के ग्रुप में ये बात कर रहे हैं कि उनको बड़ा संतोष मिला। हमारी संतोष नहीं उनको मिली, लेकिन जैसे संतोष जी का भी नेचर है कि इनके ग्रुप में आते हैं तो हमें बड़ा संतोष मिलता है ना, तो उनको वो बड़ा कंटेंटमेंट मिला। कोई पीड़ा नहीं थी, कहीं पे कोई दर्द नहीं था, और बोले ऐसे लगे मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मतलब इतना अच्छा वेलबींग महसूस उनको हुआ। तो वो बोले कि क्या हुआ, बस इतना हुआ और जैसे मैं अपने बेड पे उठ गई। तो ये एक अनुभव उस समय उनको समझ नहीं आया कि मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, ये हुआ। और वो अपना जो उनका रिकवरी रूम था ना, वहां पे उनको रिकवर कर रहे थे, वो हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद अगेन उनको अपने रिकवरी, पहला सॉरी इमरजेंसी में हुआ, दूसरा रिकवरी रूम में हुआ। तो वो उनको 2 दिन के बाद हुआ। और उस एक्सपीरियंस ने, वो बोले कि मेरे अंदर से ये जो मृत्यु का जो भय था वो निकल गया। क्योंकि पहले वो जहां से होकर आए उनको जब समझ में आया कि अरे वहां पे तो कितना पीस है, कितनी शांति है, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो चीज ने उनके अंदर से जो है वो उस डर को निकाला था। उन्होंने अपना इतना ही एक्सपीरियंस बताया है, वो वाला उन्होंने आगे नहीं बताया। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, जिनको ये एक्सपीरियंस होता है, दे बिकम मोर कंपैशनेट, मोर टॉलरेंट, मोर लविंग। संयम आ जाता है, प्रेम का भाव बढ़ जाता है, करुणा का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो बोले कि क्या होना शुरू हो जाता है, हमारी ये जो वैल्यूज होती हैं, ऐसा नहीं है, ये भाव तो सबके अंदर होते हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, कोई इस्तेमाल करता है कोई नहीं इस्तेमाल करता। तो वो ये बताए कि पैम विलियम्स ने बताया, उन्होंने ये चीज बताई, वो बोले ये वैल्यूज ड्रामेटिकल तरीके से बढ़ जाती हैं। देखिए जैसे कि जब आप कभी आपका बहुत कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, तब भी पता है हमारी ये वैल्यूज चेंज होती हैं, ड्रास्टिकल लेवल से चेंज होती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको मेंटेन रखते हैं कि बस टेम्परेरी हुई और हम छोड़ देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज चेंज होती हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये बताया कि जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तो उनका मतलब फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स बोल रहे थे ये बंदा नहीं बचेगा।
सो वो बोले जब ये सारी चीजें हो रही थी मेरे साथ, डॉक्टर मेरी चेस्ट पे बैंग कर रहा है, वो नीडल डाल रहा है उनके हार्ट में, इंजेक्शन लगा रहा है, ऐसे ऐसे सब हो रहा था, बट वो बोले मुझे बहुत आराम लग रहा था, वार्मनेस फील हो रही थी, हैप्पी लग रहा था, जॉय, पीस, जेंटलनेस लग रही थी। क्यों? क्योंकि बोले मुझे सिर्फ एक ब्रिलियंट लाइट दिख रही थी। तो वो बोले उस लाइट से मुझे ये सारी फीलिंग आ रही थी। तो फिर बोला कि थोड़ी देर में मुझे बड़ी दूर से मेरी बेटी की आवाज सुनाई दी, और मेरी बेटी ने बोला माँ, माँ। तो बोले एकदम मेरे को ख्याल आया, अरे नहीं, शी इज वेरी स्मॉल, शी नीड्स मी, ये बड़ी छोटी है, इसको मेरी जरूरत है। वो बोले जैसे ही मतलब विचार किया, डिश, मैं एक झटके के साथ एकदम वापस आई। मतलब मैंने अपने आप को महसूस किया बेड पे, अगेन अनबियरेबल पेन, मुझे इतनी दर्द हो रही है। और डॉक्टर मेरे हस्बैंड को वो बोल रहा है कि फटाक से इनके हस्बैंड को बुलाओ, ये है वो है, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वो बोले कि 6 हफ्तों के बाद मेरे को वहां से छोड़ा गया। तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर क्या ऐसे ऐसे ये सब आप कर रहे थे? तो डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ। वो बोलता है उस समय तो आप ऑलमोस्ट डेड थे, आपको ये सब कैसे पता? तो एक इसको एंडोर्समेंट मिली कि भाई मैंने उस अनुभव को देखा और मैंने किया। तो इन्होंने इतना बताया है कि जो मैंने वहां पे देखा और जो मैंने वहां पे अनुभूति करी, मैंने फीलिंग करी, मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मृत्यु इज नॉट टू बी फियर्ड। मृत्यु इज नॉट टू बी फियर्ड। वो जो डर होता है ना, वो पता है किन में होना चाहिए? जो उनके सगे संबंधी यहाँ रह जाते हैं। अरे वो इंसान चला गया, अब उसके बिना हम क्या करेंगे? और वो डर भी क्या होता है, आपको सुनने में चाहे अच्छा नहीं लगेगा, मटेरियलिस्टिक लेवल का ज्यादा होता है। किसी के घर में कोई चला जाए, हमें मटेरियलिस्टिक, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे मटेरियल लेवल पे हमारा लव है, चाहे हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उस लेवल के ऊपर जो है वो दुख हमें ज्यादा होता है। तो वो बोली कि वहां तो बहुत ही अलग अनुभूति है। जिन भावों के लिए हम यहाँ पे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कितने घरों में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो वहां अपने अंदर इतना अनुभव करे, अरे यार इसका 10% भी नहीं था जब हम नीचे धरती पे थे, है तो वो मेरी चेतना के अंदर ही, क्योंकि वहां पे आपका चेतना का लेवल बढ़ता है, तो वो होता तो सब हमारी चेतना में ही है। वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो वो बोले कि इसमें डरना नहीं है। फिर उस लेडी ने ये भी बताया कि ऑल्दो आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि मृत्यु के बाद एक बहुत ही प्रेम पूर्ण एक स्थान है हमारे लिए, जहां पे हम जाएंगे। तो वो बोले कि ये जो डर था ये मैंने अपने अंदर से निकाल दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो बोली मैं इतनी ज्यादा सपोर्टिव बन गई, मैं हर एक को सपोर्ट करती थी बहुत ज्यादा। और कुछ इनका भी ऐसा रहा था कि ये भी ना फिर नर्सिंग लाइन में चली गई थी, तो इन्होंने पेशेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करनी शुरू कर दी थी, खासकर वो जो पैलिएटिव डिपार्टमेंट होता है जिसमें बड़े सीरियस इलनेस वाले लोग होते हैं। वो बोली मैंने वहां पे, क्यों? क्योंकि इनमें करुणा का भाव बढ़ गया, इनका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया, ये बहुत लविंग हो गई, तो ये वहां बड़े दिल से बड़े प्यार से जो है निश्चित होके काम करते थे। और फिर उन्होंने बोला कि मेरे अंदर इतना जॉय रहता था, इतना जॉय रहता था कि मैं बहुत अपने साथ के जो लोग थे मैं उनको बड़ा सपोर्ट करती थी, सपोर्ट करते थे। अब देखो जब हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे होते हैं तो हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, आई एम सॉरी टू से बट आई हैव सीन पीपल इन अ रेस। लोग रेस में होते हैं, मैं आगे, वो मेरे से आगे कैसे? लेकिन वो बोली मेरे अंदर इतना जॉय आ गया, मेरे में शेयरिंग इतनी बढ़नी शुरू हो गई, और मुझे ऐसे लगता था कि हर दिन कुछ ऐसा करो या कुछ इस तरीके की मदद करो दूसरों की, चाहे वो कोई भी अनजान व्यक्ति है तब भी करो, टू अ रैंडम स्ट्रेंजर। और वो बोली कि मेरे को इतनी समझ ये है, रिलीजन सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगी, जैसे हमारे को गुरुजी ने हमेशा क्या सिखाया है, रिलीजन क्या है? सही रास्ते पे रहना रिलीजन है, वो धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ना कि
हमें कोई डिवाइड करके किसी बिलीफ सिस्टम में, किसी रिचुअल में बांट दे। तो वही चीज देखो, वो बोली कि मेरे को ये लगा कि आई एम नॉट अ रिलीजियस, वो उसको रिलीजियस पर्पस में बोल रही है, वो नहीं हो, लेकिन मुझे एक रिलीजन में ये समझ आता है कि हमारी सबकी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए इन भावों को दूसरों के साथ बांटने की। तो मैं टाइम को देखते हुए मैं आज के सेशन को यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। जय गुरु जी टू ऑल एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी तरह आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हो कि मजा आ रहा है सुनने में। क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है कि क्या चल रहा है, कैसे होगा। तो थैंक यू सो मच। और मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। गरिमा, गरिमा जी बात करिए प्लीज, अनम्यूट कर लो। जय गुरु जी दीदी। जय गुरु जी। अ, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा आज जो भी जितना भी सुना, तो मुझे भी ये सबको समझ में आता है क्या, ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ये हमारा नियर डेथ ही एक्सपीरियंस होगा? उस समय नहीं समझ आता है। जिस दिन मैंने आपका पहला सेशन ही किया है, मेरे व्हाट्सएप के अंदर खूब मैसेजेस आए हुए थे लोगों के, तो वो मैं बता पा रही थी। कईयों का वो नियर डेथ एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी था, तो मैंने बोला कि अभी आप आगे सेशन देखते रहिए, आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो हमें उस समय कई बार समझ नहीं आती है, बाद में आती है। और मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा आज आप बताते जा रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तो एक्सपीरियंस मतलब नहीं, वैसा नहीं कह रही हूँ कि कोई एक्सपीरियंस हुआ। जैसे हम लोगों को मैंने फील किया जब हमने आपने स्टार्ट किया सेशन, हमको क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया देने के बाद आप यू वोंट बिलीव, लेकिन मैंने 2 टाइम एनेस्थीसिया लिया और उसके बाद है ना ऐसी ही फीलिंग आती है कि यहाँ जहाँ थे यहीं ज्यादा अच्छा था। और कभी कभी जब बहुत बेचैनी होती है तो ऐसा लगता है वही याद करती है। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड से हमेशा बोलती हूँ कि मुझे वो याद आता है कि वैसा ही कुछ एक बार और मिलना चाहिए। नहीं गरिमा, देखो अभी मैं बताती हूँ, आप उसको अनुभव करके देखना। जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है, ठीक है, इवनली आई हैड एनेस्थीसिया, तो हमें पता होता है ये मुझे एनेस्थीसिया दे रहा है, ये मुझे एनेस्थीसिया दे रहा है, और उसके बाद हमें लगता है वाह हम सो गए। अगर आप उस मेमोरी तक को एंजॉय करना चाहते हो, तो वो कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी नहीं था वो उस आने के समय। बाद हाँ, हाँ आप उसके हाँ आने के बाद ही तो आप कहोगे ना कि मुझे हाँ उसमें हाँ हाँ जाना था। तो वो चीज होती है, आपको एनेस्थीसिया दिया गया, हाँ ठीक है, मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद रिकवरी टाइम पे जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्सेस ने जो जो किया था, वो मुझे सब पता चला, और मैंने बाद में कंप्लेंट करी उस बात की। वो बोले ये हो ही नहीं सकता, आप तो उस समय होश में ही नहीं थे। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे सब पता। वो क्या बोले, उन्होंने क्या किया, तो मेरा ओवर हो गया था एनेस्थीसिया। तो वो जो टाइम था मैं वापस नहीं आ रही थी, मैं रीगेन नहीं कर पा रही थी। तो अब वो लोग घबरा गए कि ये रीगेन नहीं कर पा रही, तो उन्होंने क्या किया, नीडल्स लेकर, एक नर्स ने बोला कि ये तो आ नहीं रही है। वो साथ में एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर थे, जो मेरी मेन डॉक्टर थी वो उस समय नहीं थी, कि ये टाइम हो गया है, इनकी प्रिकिंग कर देते हैं डॉक्टर के आने से पहले, सो शी विल रिवाइव। And she pricked me. Both of them, they pricked me. Like anything, they pricked me. And that too in a very, rude way. They pricked me. But I didn't come back. मैं नहीं आई। फिर उसके बाद वो डॉक्टर आए, दे टुक सम टाइम, और हुआ। तो जब मैं उठी, अभी मैं होश में नहीं थी, मतलब मैं ऐसी नहीं हूं कि मैं देख रही हूँ मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जब मैं उठी तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़े, मैंने कहा उन दोनों नर्सेस को बुलाओ, उन दोनों नर्सेस को बुलाओ, उन दोनों नर्सेस को बुलाओ, मैं ये बोल रही थी। तो वो लोग बोले कि पता नहीं, उसको वही एनेस्थीसिया इफेक्ट है, इतनी जल्दी तो कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। और उन्होंने मुझे बहुत मारा था उठाने के लिए, हाँ हाँ बट हाँ मैं हाँ तो देख रही होता है। हूँ कि वो मुझे मार रही है, जो बहुत जोर जोर से वो मार रही थी उठाने के लिए, ऐसे ऐसे करके।
तो मैं बोल रही हूँ उन 2 नर्सेस को बुलाओ, उन 2 नर्सेस को बुलाओ, क्योंकि जब वापस आ गए तो आ गए अर्थ लेवल के ऊपर। तो ये बोले इसको पता नहीं क्या हो रहा है। सो आई वाज वेरी रेस्टलेस एंड आई वाज लाइक यू नॉट लिसनिंग मी, कॉल द डॉक्टर, आई नीड टू मीट दोज 2 नर्सेस, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो मैंने इतना वो कर दिया कि वो मेरी डॉक्टर आई, और मुझे पता है मेरी हालत नहीं थी, बट मैं रीगेन कर करके वापस बोल रही थी उन दोनों को बुलाओ, उन दोनों को बुलाओ। एंड देन शी वाज लाइक यू जस्ट कूल डाउन, मैं सारी नर्सेस को लेकर आती हूँ, तो बता तुझको कौन से। मैंने कहा नहीं, ये 2, सिर्फ उन दोनों को लेकर आओ। तो डॉक्टर वहां पे गए, उन्होंने उनसे बात करी, उन नर्सेस से। वो बोले नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोले कि देख लो, वो जो बता रहा है पेशेंट, आप लोग दोनों ने कन्फेस किया, दोनों ने कन्फेस किया। फिर वो उनको लेकर आए, उन नर्सेस को मेरे पास लेकर आए, एंड माय डॉक्टर वाज शी वाज होल्डिंग माय हैंड। देखो एक एज होती है, आपका जरा चीजों को बेंट आउट करने का तरीका अलग होता है। मैं तो वो थी टिट फॉर टैट, राइट। तो मैं तो शायद जब तक करती ना मुझे चैन नहीं बैठता। देन शी लाइक शी होल्ड माय हैंड एंड शी वाज लाइक सी, वो मेडिकल इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, आपका ओवर हो गया था, आप रीगेन नहीं कर रहे थे, इट इज देयर ड्यूटी, वो उनका कंसर्न था। बट मैंने कहा ऐसे कोई किसी को प्रिक नहीं करता। आपको क्या लगता है एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो वो क्या डेड बॉडी है? तो वो मेरा गाउन था, वो ऊपर करके उसको किए थे, तो वो यहाँ से इतना डॉक्टर ऊपर करके कहती है पूनम कुछ नहीं है। मैंने कहा वेट, मेरा गाउन उतारो। गाउन उतारा, मेरा सारे यहाँ पे। फिर उनको बहुत डांट पड़ी थी और उनको शायद निकाला भी गया। तो ये जो आप बता रहे हो, जब एनेस्थीसिया हो गया या जब हम वापिस आते हैं तो वो जो झूम झूम के मजा आता है, वो कॉन्शियस लेवल का एक्सपीरियंस है। ये जो था ये मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर यू। नहीं तभी तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, लेकिन आज के सेशन सुनने के बाद मुझे बहुत मतलब मैंने आ रियली उस जाएगा। मोमेंट को बड़ा एंजॉय किया होगा, मुझे हमेशा याद रह जाता है। और जब कभी नींद नहीं आती पर्टिकुलर उस हाँ समय, मैं सिर्फ वही मोमेंट याद करती हूँ कि कुछ तो वहां था कहीं जहां हम पहुंचे थे। तो हाँ, तो लेकिन बहुत बहुत अच्छी बात है ये भी कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, हाँ, है ना। ऑफ दिस कोर्स, इज लेकिन वेरी नाइस। हाँ। हाँ जी वर्षा जी, ये YouTube थैंक पे यू दीदी। आता है, तो मेरे ख्याल से संतोष जी मुझे जब भेज देंगी मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, आप मेरे ग्रुप में मैं डाल दूंगी, अब मिल जाएगा आप। आपकी ना चलिए, आवाज बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बड़ी वेट करते रहते हैं कि वेडनेसडे को आगे क्या होगा। बिल्कुल जी। तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो चले हम। थैंक यू सो मच पूनम जी, आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आते हो और इतने अच्छे से हमारे साथ स्वाध्याय कर रहे हो, तो आप लोग अच्छे से बहुत सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। नहीं, मैं एक बहुत इसकी बात और बहुत बोलूंगी धन्यवाद। कि आपकी एनर्जी इतनी होती है कि वो आपका एक्सप्लेनेशन तो होता ही है, लेकिन जब आप सामने होते हो ना तो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि उस एनर्जी से जुड़ने का हमेशा मन होता है और वो मिस करने का मन ही नहीं होता है। थैंक यू सो मच। और गरिमा एनर्जी तो मैं ये कहूंगी, अभी हम लोग अपना 2 दिन का रिट्रीट करके आए हैं आनंदमय जी जी, आश्रम। वो कैसा रहा आप एक्सपीरियंस लोग का? हाँ, थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस लाइक आई हैड, एंड ग्रुप के मेंबर्स को जो वहाँ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कल हम कुछ नहीं कर सके, हमने सारी चीजें अपनी कैंसिल करी, हमारी वो एनर्जी ही नहीं सेट हो रही थी। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहे, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अमेजिंग। मतलब तो वो जो आप कह किस रहे हो ना, जगह पर है? बता दिल्ली में है, दीजिए। आप आइए ना, दिल्ली आइए ना, आपको लेकर चलेंगे। ओके, आप ठीक आए है तो सही, आपको लेकर जी। चलेंगे अब, है ना। ओके, बहुत ही बहुत कुछ ब्यूटीफुल। प्लान कर रही हूँ जी।
और हमें सबसे अच्छी बात लगी, मतलब मैं कहूंगी ये ग्रेस है हमारे ऊपर आनंदमयी माँ की, कि उनके आश्रम में उनका एक पंचवटी एक जगह होती है, वो बहुत ही सीक्रेट जगह है। वहां पे माँ ने बैठ के बड़े हवन बड़ा कुछ किया हुआ है, बहुत साधु संत वहां पे हैं, बड़ी अलग अलग जगहों की, जैसे कहते हैं ना ऊर्जा, और वो वहां पे है, तो वो वहां किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। और उन्होंने मेरे को वहां पे हमें सेशंस लेने दिए, तो एक वाह। सबसे बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। और बहुत कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग कुल मिला के 10 लोग थे, बट बहुत अच्छा था, मतलब इतना। और फिर वहां के लोग भी थे जो वहां पे आश्रम में आते हैं, उनको इतनी क्यूरोसिटी आ रही थी, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, इसमें तो सिर्फ रिट्रीट के लोग ही आएंगे। फिर हमने कहा हम कभी आके ना हम थोड़ा मेडिटेशन जरूर करवाएंगे, लेकिन वो लोग सब मिले, बहुत अच्छा रहा, वेरी ब्यूटीफुल। ग्रेट। क्या? हाँ, तो चलिए जी, चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें। ठीक है जी, जी, चलिए, थैंक थैंक्स, यू। थैंक यू, थैंक जय यू। गुरु। लव यू पूनम जी। लव यू मोर, लव यू। थैंक यू।